नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटे की पाठशाला में। आज सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की सीटेट की पीआईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग की 20 क्लास हो चुकी है। हम लोगों ने लगभग 15-20 पेपर का एनालिसिस कर भी लिया है। ठीक है, हमारे जो है क्लास में एक पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, जिसकी आज हमारी शायद 21वीं क्लास चल रही है। हम लोग आज 2021 का पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि अब हमें क्या मिले, हमें लगभग सारे क्वेश्चन कैसे मिले, रिपीटेड टाइप्स में मिलते जा रहे हैं। तो हम उन क्वेश्चन को क्या करें, बार बार से देखते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आज हम जो है 2021 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। आपको सारे पेपर्स को करना आपके लिए मस्ट है, और सारे पेपर को सीक्वेंस वाइज कीजिएगा, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज लेके चल रहे हैं। और आपको मिलेगा कि आप जैसे जैसे पेपर्स को करते जा रहे हैं, इसका एनालिसिस करते जा रहे हैं, उससे उससे आपकी जो स्पीड होगी, आपको जो क्वेश्चन की जो समझने की क्षमता होगी, वो कैसे जैसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पहले 20 में 10 हो रहे थे, तो अब 12, 15, 18, 20 तक आप जो है पहुंच सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते बिना देर करते हुए। पहला क्वेश्चन आप क्या आया हुआ है, कह रहा है किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है तथा फिर उसमें 10% की कमी की जाती है, तो इस स्थिति में उसमें क्या होगा। ये चीज हमें बताना है। कोई संख्या है आपके पास, पहले उसमें 10% की वृद्धि कर दे रहे हैं, फिर उसमें 10% की कमी कर दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा दे रखा है कि 1% की वृद्धि होगी। तीसरा है 1% की कमी होगी, और चौथा है 0.1% की कमी होगी। अब एक तो ऑप्शन ये है कि आप उस संख्या को x मान लें, फिर उस संख्या में x में पहले 10% की वृद्धि करें, उसका x का 110% करें, फिर उसमें क्या करें, 10% की कमी करें, फिर उसका 90 करें, उसके बाद उस संख्या को निकालें। तो देखिए उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, ये सब चीजें आपको देखना। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक लगती है कि अगर कोई संख्या आपको दे रखी है और उस क्वेश्चन में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि और उतने ही प्रतिशत की कमी हो रही है, तो आप सीधा वहां पे एक फार्मूला लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक, कि x स्क्वायर अपॉन में 100%, और ये क्या होगी, हमेशा एक कमी होगी। ठीक है, अगर उतने ही प्रतिशत की कमी और उतने ही प्रतिशत की वृद्धि, उतने ही प्रतिशत की वृद्धि, उतने ही प्रतिशत की कमी हो रही है, तो आप सीधा ये फार्मूला लगाएंगे और हमेशा क्या होगा, उसमें कमी होगा। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे 10 का हो रहा है, तो आप 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर बटे 100, प्रतिशत क्या होगा, कमी होगी, यानी 100 बटे 100, 100 बटे 100 प्रतिशत। यहाँ भी कमी है, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा आपका, 1% क्या आ जाएगा आपका, कमी। तो कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, 1% की कमी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, आप देखते इसे करेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी आपको एक समलंब दे रखा है, जिसमें एडी पैरेलल है किसके, बीसी के। एबी आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, बीसी 11 सेंटीमीटर दे रखा है, और एडी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है डीए को एक बिंदु एफ तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एफ बराबर है 3 सेंटीमीटर तथा बीएफ आपका परपेंडिकुलर है, बीएफ लंब है डीएफ पे। ठीक है, तब आपको समलंब एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन आप में आ जाएगा तो थोड़ा सा फंसाने वाला सवाल है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बनाते हैं आपका एक समलंब एबीसीडी। ए बी सी डी, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एडी पैरेलल बीसी के है, एडी पैरेलल किसके है, बीसी के है। ठीक है, एबी आपका मास दे रखा है, एबी आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, बीसी आपका 11 सेंटीमीटर दे रखा है, और एडी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। एडी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है डीए को बिंदु एफ तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, डीए को किसी बिंदु एफ तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। डीए को कोई बिंदु यहाँ पे एफ है, एफ तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, डीए को एफ तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एफ 3 सेंटीमीटर है, ये कितना है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा बीएफ पर लंब है
डी एफ, ठीक है, ये डी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, डी। डी एफ, बी एफ आपका लंब किसके पे हो जा रहा है, डी एफ पे। यहां पे कोई पॉइंट मान लो इसे एफ, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका एफ। अब ये यहां पे परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, थोड़ा सा और इसे पास करना पड़ेगा, ये यहाँ पे मान लो ए है, ये यहाँ पे है, ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे एफ है, ये 3 है, ठीक है। अब बताइए यहां तक हम बढ़ाएं इसको, ये भुजा 3 दे रखी है, ये भुजा 5 दे रखी है, तो ये भुजा कितनी होगी, बी एफ ए या ए बी एफ। इसमें अगर आप देखिए तो ये आपको ट्रिपलेट्स बन रही हैं। अब जिसने ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उसे ट्रिग्नोमेट्री से इस वाली भुजा को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये हाइपोटेनियस है, ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये परपेंडिकुलर, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस में यहां से बी एफ का स्क्वायर इक्वल टू कितना 5 का स्क्वायर, तो कितना 9 प्लस बी एफ का स्क्वायर बराबर कितना 25, और बी एफ का स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा कितना 16, तो यहाँ से बी एफ आपका कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ गई। अब समांतर समलंब एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लगाएंगे इसका फार्मूला। समलंब एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी 11 + 7 और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी, हाइट 4, हाइट लगाएंगे यहां से, तो 1/2 गुणे 11 7 18 गुणे 4, 2 से कट जाएगा, 18 दूना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है और आपको फंसा भी सकता है, ठीक है। तो इसे नोट करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट जान के नोट करिएगा और याद रखिएगा, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीपक 150 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के 10 चक्कर पैदल चलकर लगाया करता था। यदि उसे 0.01 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले वर्गाकार मैदान के चक्कर लगाने पड़े तो वह इस मैदान के कितने चक्कर लगाए जिससे वह अपने पैदल चलने के नियमित कार्य को पूर्ण कर सके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लेंथी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन आइए करते हैं। कह रहा है दीपक 150 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के 10 पैदल चक्कर जो है लगाया करता था। तो सबसे पहले हमें तो निकालना है कि वो जो है उस आयताकार मैदान के कितने चक्कर लगाता था या टोटल उसकी दूरी कितनी रहती थी। तो हमें तो इस चीज को निकालना है, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चक्कर तो उसका दे रखा है, यानी कि 10 दे रखी है। तो हम क्या निकालेंगे कि टोटल जो है उसकी दूरी कितनी है जितनी वो चक्कर लगाता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम उसके लिए हम निकालेंगे कि आयत का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है यहाँ से 2l + b, तो कितना हो गया 2l, कितना है आपका लंबाई 150, चौड़ाई कितना 100, 2.5 दूना कितना हो गया यहाँ से 500, तो परिमाप कितना हो गया यहाँ से 500। ठीक है, 500 मीटर आ गया। और फिर कितना कहा 10 चक्कर में, तो 10 चक्कर में कितना हो जाएगा 10 गुणे 500, एक चक्कर में आया 500 मीटर, तो 10 चक्कर में कितना आ जाएगा 5000 मीटर। 5000 मीटर या ऐसी क्या लिख सकते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि उसे 0.01 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले वर्गाकार मैदान के चक्कर लगाने पड़े, कितने क्षेत्रफल वाले 0.01 किलोमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड का स्क्वायर, इतना किधर किधर दे रखा है 0.01 बराबर क्या है स्क्वायर, यहाँ से हम साइड की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ नीचे कितना हो जाएगा 100, 1/100 बराबर a स्क्वायर, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10 सेंटीमीटर।
ये क्या हो जाएगा, 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10 सेंटीमीटर। कह रहा हुआ इस मैदान के इतने चक्कर लगाए जिससे वह अपने पैदल चलने के नियमित कार्य को पूर्ण कर सके। तो मतलब इसके वर्क का परिमाप लेना पड़ेगा। तो वर्क का परिमाप कितना होता है, क्योंकि पूरा चक्कर नहीं दिखाना है हमको। 4 क्रॉस ए या 4 क्रॉस ए की वैल्यू कितनी है, 1/10, जब 2 5 कितना हो गया, 2/5। ठीक है, तो परिमाप कितना आ गया, 2/5 मीटर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये कितना है, ये आया 1 किलोमीटर का, तो हमें क्या निकालना है, हमको 5 किलोमीटर का निकालना है। 2/5 है, अगर इससे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 0.4 मीटर। ठीक है, हमको निकालना है 5000 मीटर का या फिर किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का। तो हम 5 किलोमीटर के लिए निकालेंगे तो कैसे कैसे हो जाएगा इसका, 5 किलोमीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.0.4 क्रॉस में 5, इधर 0 हटाएंगे, इधर 0 हो जाएगा, और 4 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 4 गुना 4, फिर यहाँ से कितना बचेगा 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 20, 4 गुना 4 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 12.5। तो इससे कितना आ जाएगा, 12.5, 12.5 या फिर अप्रॉक्स में कितना 13 चक्कर आपको लगाना पड़ेगा। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगर आप पैदल चलने के लिए नियमित कार्य को पूर्ण सकते, मतलब इस कार्य को, मतलब 5 किलोमीटर वो डेली चलता था, तो जब वर्क के हिसाब से चलेगा तो वो कितने चक्कर लगाए जिससे इसे पूरा जो है उसके नियमित कार्य को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इस टाइप क्वेश्चन हमें आज तक मिला तो नहीं, लेकिन हो सकता है आ जाए, तो आपके जो एक बार ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, धार से बने एक बेलनाकार बक्से की त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 1 मीटर है तो इसकी धारिता लीटर में क्या होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जो है, क्योंकि हमें दे रखा है सेंटीमीटर में और हमसे पूछा किसमें है, लीटर में, तो इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए आपको है कुछ थोड़ा सा सवाल। तो हम क्या करेंगे, हमें बेलनाकार बक्से की त्रिज्या भी दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है, तो हम क्या निकालेंगे, आयतन। आयतन इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से बेलनाकार बक्से की आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन निकाल लें, क्योंकि धारिता हमको निकालनी है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, त्रिज्या 17.5 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1 मीटर, यानी 22/7 गुणे 17.5 गुणे कितना 17.5, 7 दूनी 14, 7 से कट जाएगा आपका, कितना जाएगा 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14, 7 35, 2.5 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जब 22 में करेंगे, अगर 22 मल्टीप्लाई 22 पंचे 10 की 0 चले 11, और 22 दूनी 44 11 55, और गुणे कितना 17.5। अब 55 में 17.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 कितना आ गया आपका 96,250। ठीक है, तो ये क्या आ गई आपकी, ये आ गया आपका सेंटीमीटर। आयतन है तो क्यूब हो गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको बताना किसमें, लीटर में। हमको किसमें बताना है, लीटर में बताना है। तो सेंटीमीटर को लीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, तो 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/1000, 1/1000। और हमें निकालना कितना है, किसकी सहायता पूछ रखा है, आयतन में। तो 96,250 में कितना हो जाएगा,
96,250 में कितना हो जाएगा आपका? 96,250 बटे 1000 लीटर, 3 जीरो बाद आ जाएगा, 1 2 3, यानी 96.25 लीटर आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस वैसे तो नॉर्मल था आपका, मतलब आयतें निकालना था, लेकिन यहाँ पे जो है इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको देखना था। ठीक है, नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बक्से में कुछ पर्चियां रखी हुई हैं जिन पर संख्याएं 25, 26, 27 से लेके 49 तक की लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी हुई है। ठीक है, कह रहा है इस बक्से में से एक पर्ची यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि चुनी हुई पर्ची पर एक अभाज्य संख्या अंकित होगी। ये आपके प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और हर शिफ्ट में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ शिफ्टों में जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इसको करना इंपॉर्टेंट है और इस टिप्स को जानना, इस ट्रिक को जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर शिफ्ट में, लेकिन तो कई शिफ्ट में आपसे पूछ रखा है। और जो प्रीवियस पेपर हुए हैं 22, 21, इन सब वाले में जो ऑनलाइन होते थे उसमें तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इसका भी आया है, लेकिन आपके नए वाले में 23, 24 में नहीं दे रखा है, लेकिन आपको जानना चाहिए, हो सकता हो आ जाए। ठीक है, आइए तो कह रहा है एक बक्से में कुछ पर्चियां रखी हुई हैं जिन पर संख्याएं आपको कितने रखी हैं? 25 से 49 तक। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले टोटल संख्याएं जो हैं, कितनी संख्याएं, तो आप कैसे निकालेंगे इसको? 49 से क्या करेंगे? 25 को माइनस करेंगे और क्या करेंगे? 1 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 24 प्लस 1 कितना हो गया? 25। टोटल संख्याएं आ गई आपके पास 25। ठीक है, अब क्या करना है आपको? कह रहा है इस बक्से में एक पर्ची यादृच्छिक रूप से निकाली है, इसकी क्या प्रायिकता है कि चुनी हुई पर्ची पर एक अभाज्य संख्या हो। अब आपको क्या देखना है कि 25 से लेकर 49 से कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आप क्या देखेंगे यहां से? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या देखेंगे कितना हो जाएगा? 25 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या बनेगी? 27 होगी, 26 होगी नहीं, 27 होगी नहीं, 28 होगी नहीं, 29, 30 होगी नहीं, 31, 32 होगी नहीं, 33 होगी नहीं, 34 होगी नहीं, 35 होगी नहीं, 36 होगी नहीं, 37, 38 होगी नहीं, 39 होगी नहीं, 40 होगी नहीं, 41, 41 के बाद 43, 45 होगी नहीं, 47, ठीक है, 49 हो जाना है, 48, 49 हो जाएगी। कितनी संख्या हो गई ये? 1 2 3 4 5 6, ये कितनी संख्या हो गई? 6। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, क्योंकि इस पे जो है डायरेक्ट, अब यहाँ पे तो आपको कोई यहाँ पे समझ में आएगा नहीं। अब आपको अगर इतनी नॉलेज है कि इसके बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो आपको इन चीजों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, बिना ये चीज निकाले आप नहीं कर पाएंगे। अब क्या पूछ रखा था कि चुनी हुई पर्ची पर एक अभाज्य संख्या अंकित होगी, तो कितनी अभाज्य संख्या है टोटल? बस एक सेकंड सवाल बचा। 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं आ सकती हैं। अभाज्य संख्या कितनी है? 6 ही तो है इसके बीच में, तो मुश्किल से कितनी संख्या आ सकती है? 6 आ सकती है। कितने में? 25 में। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर? 6/25 क्या आ जाएगा आपका आंसर? तो अब आपको भाज्य और अभाज्य संख्या जो है आनी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में जो है, ऑनलाइन वाले में तो हर शिफ्ट में आया है, ऑफलाइन में कहीं कहीं आया है। ठीक है, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु वर्षों में 12 है। शिक्षक की आयु को मिलाने से इन सभी की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। यदि शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष है तो वह शिक्षक कितने समय बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमको इतने शिफ्ट में एनालिसिस कर रहे हैं, आज जाके पहली बार मिला है। ठीक है, एज पे तो ऐसे मिल नहीं रहा था, अभी इस टाइप का इतना लेंथी सवाल करके, इतना लैंग्वेज वाला सवाल जाके अब मिला है। 2021 वाले पेपर में किसी सेट में ये आया हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु दे रखा है 12, तो 40 विद्यार्थियों की हम टोटल आयु निकालें तो कितना हो जाएगी? 12 चौक 48, 480। कह रहा है शिक्षा की आयु को मिलाने से इन सभी की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो 40 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 से 41, और टोटल कितना हो जाते हैं? 13 हो जाती है। तो 13 के 3 से 10, और 13 के 52, और 52 और 10
13 13 62 52 1 53, ठीक है। 13 के 52 और एक कितना हो जाएगा 53, ठीक है। अब क्या कह रहा है शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु, शिक्षक कितने रिटायर होगा 55 वर्ष पे, तो वह शिक्षक जो है कितने समय बाद सेवानिवृत्ति हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनके ले लेंगे डिफरेंस, यानी 533 में से क्या घटा दें 480, कितना हो जाएगा 3, 13 में से 8 जाएगा 5, 4 से आगे 53, 53 साल जो है उसकी शिक्षक की एज है। शिक्षक की एज निकाल लिया हमने, एज जो टीचर की एज है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ पे शिक्षक नहीं था, यहाँ शिक्षक जुड़ गया टोटल एवरेज में, तो टोटल शिक्षक की एज कितनी आ रही है, शिक्षक की एज आ गई 53 साल, 53 ईयर किसकी एज आ गई, शिक्षक की। तो कह रहा है कितने समय बाद रिटायर हो जाएगा, 55 पे रिटायर होना है उसको, 55 पे उसको रिटायर होना है, इस समय उसकी एज 53 है, तो कितने साल पे रिटायर हो जाएगा, 2 साल पे क्या हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा। तो देखने में तो सवाल बहुत ही लेंथी है और समझने में भी लेंथी है, अगर आपके दिमाग में क्लिक नहीं करेगा तो आपको करने में सवाल दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि अच्छे कॉन्सेप्ट पे सवाल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखे रहिए, हो सकता है वैसे मुश्किल तो बहुत है ऐसे क्वेश्चन आने की, लेकिन तो हो सकता है अगर आ भी जाए तो आपसे कुछ भी बच ना पाए, ठीक है। तो देख लीजिए, अच्छा सवाल है, देख लीजिए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संपूरक कोणों की माप क्रमशः 2a + b डिग्री और 3a - b डिग्री है, तब 3a का मान आपको बताना है, ठीक है। देन आइए, ये तो इजी सवाल है, कह रहा है दो संपूरक कोणों की माप, तो संपूरक कोण दे रखे हैं कौन कौन से आपको, 2a + b और क्या है 3a - b। तो संपूरक कोण में क्या दोनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री, तो 2a + b प्लस में क्या 3a - b बराबर क्या 180 डिग्री, b से b कैंसिल आउट, 2 3 5 है बराबर कितना 180, 5 से काट देंगे 180 कितना आएगा 36, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 36 डिग्री आ गई। आपसे क्या पूछ रखा है 3a का मान, तो 3a की वैल्यू निकालना है आपको, 3 × 36 और 36 दिया कितना होता है 108 डिग्री आपका आंसर। तो बहुत ही इजी सवाल है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, नोट करिए, मोस्ट इजी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी चतुर्भुज की चारों कोण का अनुपात दे रखा है 4:5, 4:5, 3:6 है, कह रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत इजी सवाल है, आप लोग शायद कर भी लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस की होंगी। कह रहा है इनका अनुपात दे रखा है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट कर लें या चाहे तो इसको क्या करें एक्स में ले लें, 4x + 5x + 3x + 6x, इनका रेशियो दे रखा था हमने, इसमें x की वैल्यू ऐड की, कितना होगा पूरा चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है 360, 5 4 9 3 12 3 6 3 9 9 5 14 4 14 18, x बराबर यहाँ से कितना हो गया 360 डिग्री, यहाँ से x की वैल्यू कितना हो गई 18 दूना 36, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20 डिग्री आ गई। यहाँ से आप चाहें तो कोण निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 तिया 60 और 20 छक्का 120, ये आपके पास क्या आ गए कोण। कह रहा था सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर आपको बताना है, तो सबसे बड़ा 120 है और सबसे छोटा कितना है 60, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ही इजी सवाल है और आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, क्योंकि इस पे जो है एक नया सवाल तो आएगा, चाहे रेशियो पे आए चाहे पूरे क्वेश्चन से आए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, इसे आप डायरेक्ट कैसे करेंगे आप देखेंगे सीधा, ये तो जिनकी मैथ थोड़ी वीक है उसके लिए मैंने इतना कर दिया, आपको कैसे करना है देखिए डायरेक्ट। आपको देखना है इनका रेशियो दे रखा है, आपको पता है किसी चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360, 4 5 9 3 12 6 18, 18 आ गया, आपने रेशियो लिया 18 दूना 36, 360 आपको पता है तो कितना 18 दूना 36, यानी एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 20, ठीक है। इतना याद रखिए, कह रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर बताना है, तो हम क्या करेंगे जो रेशियो में सबसे बड़ा होगा वही तो एंगल में सबसे बड़ा होगा ना, जो रेशियो में सबसे छोटा होगा वही तो एंगल में सबसे छोटा होगा। तो हम रेशियो में सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख लेंगे कितना है 6 और 3, सबसे बड़ा 6 है और सबसे छोटा क्या है 3,
तो इन दोनों का अंतर लेना है, तो 6 और 3 का अंतर कितना है, 3 का अंतर है इसमें। तो हम 3 को, और आपका 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो हमारा अंतर कितना आ गया 3, और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 20 आई थी, तो 20 3 60, सीधा 60 आपका आंसर आ जाएगा। ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस इसे मान्य करके टिक करके आगे बढ़ जाना है। जो मैथ में वीक है उनके लिए मैंने इस तरह ही समझा दिया, ठीक है। वैसे आपको ओरली करना जैसे मैंने अभी अभी बताया, ठीक है, नोट करिए। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसकी आगे हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। आपके साथ भी इस क्लास हो भी चुकी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ अपने तरफ से जो है कुछ मॉडल्स पेपर्स दिए जाएं, जो मतलब आपके जो है एग्जाम में ठीक उन्हीं से कुछ क्लासेस ऐसी कर दी जाए जिससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन मतलब मिल जाए, ठीक है। उस अगर वेरिएबल्स नहीं मिलेंगे वो चीज, तो मतलब कि ऐसे मतलब 20-20 क्वेश्चन का ऐसा सेट दिया जाए पूरे एनालिसिस से मिला के, जिससे आपको जो है ठीक उसी तरीके से पेपर आपको मिल जाए। 5 से 10 क्लासेस ऐसी दे दी जाए आपको कि आपका पूरा एग्जाम उसी से क्लियर हो जाए। लेकिन ये सारी क्लासेस देखना आपके लिए मस्ट है। 20 क्लास हो चुके हैं, 2-4-5 क्लास इसमें और देंगे, उसके बाद 5-6 क्लास उधर देखेंगे कि अगर उसका सेट पूरा दिया जा सके तो उसके लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि आपको क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, जिसमें हम सोच रहे हैं कि आपको 20 क्वेश्चन जो इसकी आपको मैथ्स के आने हैं 6 to 8 वाले पेपर में, इनका 20 क्वेश्चन का पूरे पेपर का अभी तक जितना पेपर हो चुका है सीटेट का उनका एनालिसिस करके, जैसे हम लोग एनालिसिस कर ही चुके हैं तो हमें आइडिया तो हो गया किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब 5 क्लास या मिनिमम 5 क्लास मैक्सिमम 10 क्लास, 5 से 10 क्लास यानी 100 से 200 क्वेश्चन आपको ऐसे करा दिए जाए जिससे आपका पेपर एज इट इज क्या हो उसी में से फंस जाए, ठीक है। तो मतलब इससे भी हो जाएगा। 20 क्लासेस इसकी हो चुकी है, जो सारे क्लासेस को अच्छे से किया होगा, क्योंकि इसमें तो बहुत से पेपर एनालिसिस हो चुके हैं, बहुत से क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। तो जो भी इन क्लासेस को अच्छे से किया होगा उसका तो एज इट इज हो ही जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैं एक सीरीज का इंतजाम कर रहा हूँ। अगर मैं कर पाया, आप लोग एडवांस बताइएगा कि आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं उस चीज को अप्लाई करूंगा। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, और क्लास आपको ये वाली कैसी लगी इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।